तो भाई रिसेंटली सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया और जैसे ही वो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ भाई साहब मार्केट में जो खौफ फैला है बच्चों में कि सर ये क्या क्वेश्चंस हैं, सर ये तो हम बना ही नहीं पा रहे, ऐसा एग्जाम आएगा। फिर जब मैंने क्वेश्चन को देखा, सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को देखा और फिर मैंने उसको फॉरवर्ड किया अपने बच्चों को, ठीक है, जो 4 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को जब मैंने वो पेपर दिखाया तो बेटा बिलीव मी उन लोगों ने बहुत आसानी से वो पेपर को फोड़ दिया। तो अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि जेन्युइनली ये क्वेश्चंस अच्छे हैं या फिर तुम्हारी सोच, तुम्हारी अप्रोच, तुम्हारी विजुअलाइजेशन में कुछ गैप है। ठीक है, तो इसी गैप पे मैं बातें भी करूंगा आज के सेशन में। बहुत शॉर्ट रहने वाला है, 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हें करके दिखाऊंगा मैं, और तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मैंने जो तुम्हें चीजें सिखाई हैं वो डायरेक्टली अप्लाई हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मैं बातें बोलता हूं अगर तुमने उनको सुना था तो तुम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। याद रखो मैंने क्या बोलता रहता था, विजुअलाइजेशन। मैं दूसरी चीज क्या बोलता था, क्वेश्चन को देखो तो स्कैन ऐसे करो कि उसकी अंतरात्मा तक देख डालो। तीसरी चीज जो मैं बहुत रिपीटेडली बोलता था कि तुम्हें सिमेट्री और ज्योमेट्री पे अपनी पकड़ बनानी है। अगर तुमने सिमेट्री और ज्योमेट्री पे अपनी पकड़ बना ली तो तुम लोग मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजीली फोड़ दोगे। अब अगर तुमने मेरे ऑब्जेक्टिव फंडों को देखा है तो तुम लोगों को पता है मैंने अपने ऑब्जेक्टिव फंडे जो भी तुम्हें बताए थे वो सबके सब किन पे बेस्ड थे। ट्रिक नहीं थी, वो कोई ट्रिक्स नहीं होती। कॉन्सेप्ट्स के अंदर जब तुम कॉन्सेप्ट को झांक के देखते हो वहीं से ही फंडे निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में, फिर मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन का कमाल दिखाऊंगा, फिर मैं तुम लोगों को ऑप्शंस की मदद का कमाल दिखाऊंगा। ये सब चीजें मैंने बार बार ये यूज करी हैं, तुम्हें सिखाया है। अब तुम लोग उसको अप्लाई करना कैसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, उस पे हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी जनता है जो मेरी पढ़ाई हुई थी बेटा, उन लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी मेरे से रिसेंटली जुड़े हैं, टेंशन मत लो। क्या सर हम लोग अभी भी वो लेवल अचीव कर सकते हैं जहां पे अगर ऐसा भी पेपर आए तो हम लोग फोड़ देंगे? तो बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत टाइम बचा है, मेहनत कर लेंगे साथ में, टेंशन मत लो। लेकिन नमूना देखना कि बाकी बच्चे जो ऑलरेडी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो कितने आगे हैं, उनको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, तो फिर ये मार्केट में जो ये हवा फैला हुआ है, जो ये खौफ फैला हुआ है, वो सच है या गलत है? और एंड तक रुकना वीडियो में, मैं तुम लोगों को एक फैक्ट भी प्रकट करूंगा, फैक्ट फेंकूंगा तुम्हारे सामने, और फिर तुम बताना उस फैक्ट से तुम क्या डिड्यूस कर पाते हो। उसके बाद बेटा तुम्हें मेंटल मैथ की चीज में दिखाऊंगा, कैसे तुम दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट करके अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फोड़ सकते हो। और फिर तुम्हें ये भी दिखाऊंगा। तो देखो 6 फंडों में से 5 फंडे मैं तुम्हें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं। अब ज्यादा टाइम ना वेट कर पेश करते हुए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई एम गेसिंग कि हर किसी ने क्वेश्चन बैंक देख लिया होगा। The graph of a polynomial p of x passes through the points -5, 0, 0, -48, 0 and 5, -30. Which among the following is a factor of p of x? यार मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम्हें बोल देता है कि ग्राफ पे ये सब पॉइंट्स लाई करते हैं, तुमने पढ़ लिया, तुम लोगों को 10 सेकंड लगेगा डिकोड करने में कि ग्राफ पे सर ये वाले पॉइंट्स हैं सारे के सारे, और फिर फैक्टर कौन सा होगा p ऑफ x का? मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जो फैक्टर होता है p ऑफ x का वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। ऐसे x की वैल्यू जब आप p ऑफ x में डालो जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है, याद करो 9th में है, सारी चीजें हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं यही हम लोग क्लास 10th में जाके 0 नहीं बोल देते क्या? बोलो 0 नहीं बोल देते क्या? तो तुम्हें पता है फैक्टर वाली कहानी क्या है? फैक्टर वाली कहानी एक्चुअली जीरो वाली कहानी से रिलेट होती है। ये मैंने करवाया है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं फैक्टर वाले बेस्ड। तो तुम बस वो देखो कहां पे तुम्हारा y0 हो रहा है। y0 मतलब इंटरसेक्शन एट x, वही हमारे जीरो वाले पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहां से तुम्हारा अगर x इज इक्वल टू -5 आएगा तो फैक्टर क्या रहा होगा बेटा? x + 5। अगर यहां से x इज इक्वल टू 8 रहेगा तो मेरा फैक्टर क्या रहे होगा? x - 8। दिमाग में आ रहा है ना? बोलो दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा? या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि तुम लोग p ऑफ x को लिख कैसे सकते हो बेटा? k टाइम्स ऑफ x + 5, क्योंकि सर ये किसका 0 है। याद है ना कैसे हम लोग उल्टा चल के भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं अगर मेरे को जीरोस गिवन हो। तो बस वही तो तुमको गेम खेलना है, इसमें क्या नया क्या आ गया? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? ये इतनी बारी इसके क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। तो देख लो x - 8 कहां दिख रहा है? b में दिख रहा है। आगे बढ़ो, मात्र जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर तुम्हें 10 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए भी ना, 10 सेकंड के बाद तुम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये जिससे तुम लोग डर के बैठे हो। चलो और दिखाता हूं अभी नमूने, ठीक है, और दिखाता हूं अभी। shown below is a pair of linear equation for which of the following values of m and n
डू द अबव इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? तुम लोगों को मेरा फंडा याद है, कौन सा फंडा? एनालिटिकल फंडा, जहां पे मैंने बताया था कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही मेरी लाइन की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो अगर आपके एक्स और वाई के कोफिशिएंट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं तो आप वहां से डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो नेचर को। सबको यह बात याद होगी जिसने मेरे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी और फंडेस पढ़े हैं। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आपको -6 से 12 बनाना है, मतलब -2 करना है, बोलो हाँ या ना? बोलो -2 करना है, बोलो हाँ या ना? अब तुम लोगों को यहां पे बस ये देखना पड़ेगा और वो दिख जाएगा। इतने तुम लोग केयरलेस नहीं हो कि नहीं देखोगे। तो तुम बहुत सिंपल सी बात देखो, y यहां पर है, y यहां पर है, x यहां पर है, तो क्रिस क्रॉस चल रहा है। तो 4 को तुम इंटू -2 करोगे तो तुम्हें n मिलेगा, n की वैल्यू -8। अब देखो स्मार्ट हुआ करो, मैंने बोला ना तुम लोग जब क्वेश्चन को स्कैन करते हो तो इस तरीके से स्कैन करो कि उसकी सारी की सारी रू तक तुम लोग देख लो। n की वैल्यू -8 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है बच्चों। इसके बाद तुम्हें टाइम बर्बाद करने की, दिमाग यूज करने की भी जरूरत नहीं है यार। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा सी। इसमें कहां दिमाग लगाना है? दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ देखना है -2 n की वैल्यू -8 सिर्फ एक ऑप्शन में। इतने बेहतरीन ऑप्शंस दिए हुए हैं कि तुम्हें सोचने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A teacher asked 3 students to complete the following statement about the nature of the roots of a quadratic equation if this। तो मतलब बेटा d greater than 0 वाला केस है। The roots of the quadratic equation px square plus qx plus r will be, और फिर बेटा ये ना कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले देखो, अगर d greater than 0 हो जाता है और ये मेरी इक्वेशन दी हुई है, यार मैंने तुम लोगों को बोला ये किसका क्वेश्चन है? ये साइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉजिटिव साइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जाके ना अपनी नोटबुक में छापो एक बारी। जिन्होंने मेरे कुछ भी लेक्चर्स देखे, मैंने पूरा ना ग्राफिकल मेथड्स पे लेक्चर दिया तो मैं यूट्यूब पे, जिसमें ये सब मैंने नोट्स करके लिखवाया, प्रो टिप दी है। जब भी साइन की बारी आती है ना, ग्राफ विजुअलाइज कर लो। अगर ग्राफ विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है तो सम और प्रोडक्ट के पास चले जाओ, ठीक है? अगर साइन वाला क्वेश्चन आता है तो ग्राफ विजुअलाइज कर लो, या तो सम और प्रोडक्ट के पास चले जाओ। अब बेटा d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? 2 डिस्टिंक्ट रूट। बोलो दिमाग में छप गई बात सबके? तो मेरे को समझ आ जाता है बेटा मेरी कहानी क्या होती है। देखो तुम्हें ग्राफ से ये क्वेश्चन ना 7 सेकंड में फोड़ के दिखाऊंगा, और ग्राफ मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर आपने ग्राफ उतने अच्छे से नहीं कराया। सारी चीजें यूट्यूब पे हैं। उसके बाद तुम ये बोलोगे कि सर आप ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे विजुअलाइज करें, तो बेटा फिर तुमने लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया है। तो अब देखो यार d ग्रेटर देन 0 वाला केस है, मतलब 2 रूट है, और अब उसने पूछा है कि ज़ेन आंसर्स ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा देखो यार, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। 2 रूट्स हैं तो यार ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे उसके रूट्स? तो तुम लोग बोलोगे नहीं सर बहुत सारे केसेस हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। चलो हम लोग थोड़ा सा और सोचते हैं, बाकियों की स्टेटमेंट के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, बाकियों की स्टेटमेंट के बारे में सोच लेते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तुम लोगों को दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है वो पॉजिटिव है। विपुल कहता है अगर पी क्यू आर पॉजिटिव है तो आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। पी का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। बोलो हाँ या ना? आपका ग्राफ जो होगा बेटा वो ऐसे होगा। बोलो सबको समझ आ रहा है? चल तो एक काम करते हैं बेटा, अपने ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं, या तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, या तो मेरे दोनों रूट नेगेटिव। बोलो इतना सब सारा विजुअलाइजेशन का खेल है और ये सब कराया है मैंने, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार ही कर रहे हो ये। तो अब तुम लोगों को पता है कि अगर पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव हो जाए, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, यहां से फटाफट से मेरे को बताओ कि तुम्हारा सम क्या आएगा। तुम लोग बोलोगे माइनस क्यू बाय पी, और प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? आर बाय पी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आर और पी दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला केस चला गया, ये नहीं हो सकता। या तो मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या तो मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। अब तुम लोग यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये माइनस क्यू बाय पी है, क्यू भी पॉजिटिव पी भी पॉजिटिव, तो ये एक नेगेटिव नंबर निकलेगा।
क्या दोनों पॉजिटिव रूट कभी भी सम करके नेगेटिव दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मतलब तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों नेगेटिव होंगे। सुमन की स्टेटमेंट पढ़ने तक की जरूरत नहीं है मेरे को, और मैं आंसर लगा दूंगा इसमें सुमन। ठीक है, इसमें मैं आंसर लगा दूंगा। लेकिन यहां पे तुम लोगों को इस चीज को देख के ना ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर ने एक ऐसी टिप दी थी कि जब भी साइन का क्वेश्चन आए तुम लोग ग्राफिकली विजुअलाइज करो, या तो सम और प्रोडक्ट के पास जाओ, तुम लोग अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की लेंथ लंबी होने से ना क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन अच्छी है, तुम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को फोड़ दोगे। और ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को फोड़ा है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि उनको क्वेश्चन पेपर टफ नहीं लगा है, क्वेश्चन बैंक टफ नहीं लगा है, आई मीन इट। तो तुम लोग भी इस लेवल तक पहुंच सकते हो। अगर अब तुम बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, तो चलो, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें टाइम लिखा था गया, ये क्वेश्चन बेटा मात्र 10 सेकंड का, उससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, चलो, अगर तुम इस क्वेश्चन में मेरे से टाइम पूछोगे ना, क्योंकि लेंथ लंबी है और तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ने वढ़ने में टाइम लगेगा, तो चलो मैं ना तुम्हें 40 से 50 सेकंड दे देता हूं। लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ग्राफ के लिए ना पेन नहीं उठाओगे, ये सब दिमाग में विजुअलाइज होगा बेटा तुम लोगों के, बहुत इजीली विजुअलाइज होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये सब चीजें तो करी है हमने, तो तुम्हें इसको अप्लाई करना सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। मजाक क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, और हर कोई ये क्वेश्चन देख के बोल रहा है कि सर ये तो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन आ गया यार, ये तो ऐसे लेवल का। अबे यार, two concentric circles are centered at 0, 0, that is O, center is -4,3, the ratio of the area of the inner circle to that of the outer circle 1:9। जैसे तुमने यही देखा, तुम्हें रेडियस का रेशियो अपने आप चमक जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन कराए हैं ऐसे? स्क्वायर रूट करो सीधा एरिया का रेशियो, क्योंकि आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है एरिया, और तुम्हें रेडियस तक पहुंचना है तो स्क्वायर रूट करो, दैट इज 1:3। बच्चे नहीं हो कि पाए स्मॉल आर स्क्वायर बटा पाए कैपिटल आर स्क्वायर लिखोगे, पाए से पाए काटोगे और फिर स्क्वायर रूट करोगे। ये चीज डायरेक्टली करनी सीखो, कराई है मैंने। ठीक है, तो अब तुम लोग बेटा यहाँ पे 1/3 पे पहुंच गए। मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये भैया 1, ये भैया 2, तो क्या ये 1 ये 2 नहीं हो जाएंगे? 1:2 की डिवीजन है, 1:2 की डिवीजन है। सीधा दिमाग में, पेन नहीं उठाऊंगा, दिमाग में मेंटली कैलकुलेट करूंगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज दिस, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताना है। क्रिस क्रॉस करो, 1 × 3 3, 2 × -4 -8, तो 3 -8 -5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके आगे जो निकालेगा वो बेवकूफ है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। हमेशा ऑप्शंस को दिमाग में रखा करो। -5/3 सिर्फ एक जगह है बेटा। ये क्वेश्चन दिमाग, पेन तक नहीं उठाना। इतना भारी क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, अगर तुम लोगों ने मुझे फॉलो किया है, तुम लोग पेन तक नहीं उठाओगे इस क्वेश्चन में। अब तुम लोग बताओ ये क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन और मेंटल मैथ लगी है बस। इस क्वेश्चन को मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर फोड़ा जा सकता है, वो भी दिमाग में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे। और यहां पे तुम लोग स्मार्ट खेलोगे, हमेशा स्कैन करो पूरे क्वेश्चन को। अब तुम्हें दिख गया, तुम्हें यहां पे दिख जाना चाहिए था कि सर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, जौन सा मैच करेगा टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Sonali is standing on one side of a 7-meter wide rod as shown below. She wants to estimate the distance d between two poles on the either side without crossing the road. Which of the following expressions? यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम देखते ही फील आ रही है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। डायग्राम देखते ही फील आ रही है, फटाफट से सिमिलैरिटी लगा दो। अब सिमिलैरिटी तुम्हारे ना दिमाग में ऐसी छपी होनी चाहिए, ट्रायंगल्स। अगर वन शॉट नहीं देखा है तो देख लेना। दिस डायरेक्टली दिमाग नहीं लगाना, अगर पढ़ा है अभी तक तो P डिवाइडेड बाय P+7, अपने आप दिमाग में ये पिक्चर ना उल्टी हो जाएगी तुम्हारे में। अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर डाली है तो P डिवाइडेड बाय P+7 शुड बी इक्वल टू R बटा D। निकालना क्या है? D निकालना है। तो देखो अब यहां से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, R इंटू P+7 डिवाइडेड बाय P तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट इज आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। अगेन 20 to 25 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज लंबी है तो मैं तुम्हें 10 से 12 सेकंड इसको रीड करने के लिए दे रहा हूं बस। वरना उसके बाद तुम लोग दिमाग में, ये चीज तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। और जेन्युइनली ये चीज तुम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना कि तुम्हारा हाथ अपने आप चलने लगेगा बेटा। इसमें तुम लोग लिखते हुए ना जेन्युइनली सोचोगे भी नहीं,
इतना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस कर डालो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। shown below are two triangles such that the length of the two sides is of each is known as this। बेटा देखो बहुत सिंपली दिख रहा है, इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, along with the given information which of these is sufficient to conclude whether triangle KLM। देखो याद है मैंने ट्रू फॉल्स वाले सेशन करवाए हैं, अब तुम्हें पता चलेगा वो ट्रू फॉल्स वाले सेशन कितने ज्यादा यूजफुल थे। उसमें तुम लोग सोचते थे कि सर अच्छा ऐसे पूछ लिया, कुछ उल्टा पूछ लिया, तुम्हारे जो मिस कॉन्सेप्ट पे काम किया ना मैंने, अब तुम्हें उसका फायदा दिखेगा और फंडो उसका फायदा दिखेगा। टू कंक्लूड वेदर दोनों को दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो अगर एल वाला एंगल क्यू वाले एंगल के बराबर हो जाए तो बिल्कुल सही बात है, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, रेशो ऑफ के एम इज टू पी आर, के एम इज टू पी आर का रेशो दे देगा तो भी पता चल जाएगा कि भाई सिमिलर है या नहीं है। तो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इधर या तो वो ये बता दे या तो वो ये बता दे, हेंस द आंसर इज सी। ठीक है, हेंस द आंसर इज सी। चलो आगे बढ़ते हैं। शोज बेटा इस क्वेश्चन पे भाई साहब इतना ज्यादा लोगों ने सोच डाला, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है भाई। बीपीटी को विजुअलाइज नहीं किया तुम लोगों ने कभी। याद है मेरा वो एग्जाम्पल कि चलो अपने दोस्त के साथ और उसकी नजरें अपनी नजरों से मिलाओ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिख गया तुम्हें। शोन बिलो इज अ सेक्टर, प्रॉपर विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है बेटा। शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर पी, ऑल लेंथ्स आर मेजर इन सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीई। बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम्हारी आईसाइट हमेशा सेम डायरेक्शन में देखती है, these are what parallel lines, बोलो हाँ या ना। these are what parallel lines, बोलो हाँ या ना। परपेंडिकुलर है ना सबके सब, बोलो हाँ या नहीं है। सबके सब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे या नहीं है, बोल दो। तो अब मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो, एक सिंपल सी बात बता दो, क्या ये प्रपोर्शनेट डिस्टेंसेस नहीं होंगे? क्या ये प्रपोर्शनेट डिस्टेंसेस नहीं होंगे? बोलो, क्या ये प्रपोर्शनेट डिस्टेंसेस नहीं होंगे? जल्दी से बोलो, चमक रहा है। तो बेटा यहां पे हर एक डिस्टेंस 1 1 1 1 1 है, मतलब 1:1:1 चल रहा है। तो तुम्हें पता है क्योंकि ये एक सेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी है, किसके बराबर दिया हुआ है बेटा? लेंथ कितनी दी हुई है? और लेंथ 6 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 6 के बराबर दिया हुआ है। तो तुमको पता है 1 2 3 4 जंप्स तुम्हारी 6 के बराबर है। 3 जंप तुम्हें देखनी थी, 4 जंप तुम्हारी 6 के बराबर है, 3 जंप देखनी थी। तो पहले तो 6 में देख लो कि कितनी जंप की वैल्यू है एक की। तो तुम बोलोगे सर 6/4, 1.5 को 3 बारी कुदवा दो, कहां पहुंचोगे? 4.5। क्वेश्चन खत्म। सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री, बीपीटी, तुम इसमें सब विजुअलाइज कर सकते हो, तुम इसमें सब विजुअलाइज कर सकते हो। बोलो बात चमकी। अब इसमें तुम लोगों को पता नहीं कहां विजुअलाइजेशन में दिक्कत आ रही है। इतने बच्चों ने मेरे को ये वाला क्वेश्चन भेज दिया कि सर अरे भाई साहब इतनी क्लियरली तुम लोगों को दिख रहा है बेटा, तुमको इतनी क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे जो डिस्टेंसेस हैं, जो ये लेंथ्स हैं, ये प्रोपोर्शनेट होंगी। बीपीटी को तुमने सिर्फ पढ़ा है, तुमने बीपीटी को स्कैन नहीं किया है। तो इसलिए ट्रायंगल्स का वन शॉट जाके देखो मेरा, वहां पे मैंने ये चीज एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाई है कि कैसे ये बढ़ेगा, ये यहां तक पहुंचा, उसके बाद ये आगे तक पहुंचा, ये और आगे तक। अगर इसकी लाइन और इसकी लाइन पैरेलल लाइन है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है सभी को? लगाओ, आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। A circle is drawn. A circle is drawn. 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangents can be drawn to the circle using these 2 points. यहां पे मेरे को समझ आया, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ना, 2 पॉइंट मेरे सर्कल के बाहर हैं, तो यार एक पॉइंट से तो 2 टैंजेंट होती हैं, लेकिन इसने बोला है ओनली, ध्यान रखना इसने 3 बनाई नहीं है, 3 ही बन सकती हैं, ये बोल रहा है ऐसा। Only 3 tangents can be drawn to the circle using these 2 points. Which of the following is true based on the above information? तो देखो यार, जब तुम्हें पता ही नहीं है अभी केस क्या है, तो तुम ऑप्शंस की मदद तो लोगे ना, है ना? चलो एक काम करता हूं, मैं ऑप्शंस की मदद लिए बिना ही 2 पॉइंट्स बनाता हूं, इसके प्योर विजुअलाइजेशन जिसपे मैंने तुमने काम करवाया है। अगर एक पॉइंट ऐसा था तो एक मेरा ऐसा बन जाए। अब एक और पॉइंट ले लेता हूं, तो यार कोई सा भी पॉइंट मैं ऐसे लूंगा ना बेटा, वो हमेशा मेरे को 2 टैंजेंट्स देगा, तो ये ओनली 3 टैंजेंट्स वाला केस नहीं आ पाएगा। तो अब तुम लोगों को ये वाला कुछ ऑप्शन दिखेगा, और तुम लोग इस वाले ऑप्शन के चक्कर में फंसना मत, क्योंकि यहां पे पहले तुमको इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी बेटा।
ऑल थ्री टैंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यार कहानी अभी समझ नहीं आ रही। बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टैंजेंट्स, मतलब अगर मैं अपना जो दूसरा पॉइंट है यहां पे ले लूं तो बेटा यहां से तो अभी भी एक टैंजेंट यही बनेगी, मतलब चार में से सर एक टैंजेंट जो है ना वो कोइंसाइड कर गई, इसलिए चार की टैंजेंट अब थ्री दिख रही है मेरे को। तो हाँ मेरे को कहानी समझ आ गई, मेरे को कहानी समझ आ गई सर, कि ऐसा हुआ है कि मैंने दो ऐसे पॉइंट्स ले लिए हैं जो एक टैंजेंट पे लाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक पॉइंट से देखोगे तो आपके लिए वो दोनों लाइन तो सेम ही हो गई ना, दोनों टैंजेंट तो सेम ही हो गई ना। तो एक्चुअली देनी दोनों को चाहिए थी 2+2, लेकिन इनके एक एक भैया जो है ना वो आपस में मिल गए। तो आपको आंसर क्या मिला, 2+1 = 3। हेंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हेंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर मेरे को बोलना हो कि इस पूरे 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अच्छा है तो मैं बोलूंगा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप लोगों को अच्छी विजुअलाइजेशन लगेगी। लेकिन यहां पर वही जो मैंने बोला ना कि ऑप्शंस को यूज करने वाला फंडा तुम लोगों को भूलना नहीं है। यहां पे अगर तुम यहां पे कहानी के बाद यहां फंसे रह जाओगे तो टाइम बर्बाद करोगे। ऑप्शंस को यूज करो, डायरेक्टली मिलेगा हिंट तुम्हें। एग्जामिनर चाहता है कि तुम ऑप्शंस को यूज करो, इसलिए तो इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोला जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, मजाक क्वेश्चन है। shown below is a circle with t tangent, t c tangents k q k p k l m q l, फटाफट से मार्क कर दो बेटा। दो ऐसे ही तुम क्वेश्चन में भी करोगे, ठीक है। क्यू एल हो गया 2, के एल हो गया बेटा 6, ठीक है, और पीएम हो गया आधा के एल का, दैट मीन्स 3। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो तुम सबके सब, तुमने पढ़ा है कि के से जो टैंजेंट की लेंथ ये होगी वही ये होगी, 6+2 8 है, तो इसको कितना मिलना पड़ेगा, 5 मिलना पड़ेगा। अब कहानी समझो मेरी, अगर ये दो भैया हैं तो ये भी दो होंगे, ये 3 है तो ये भी 3 होंगे। 5 और 5 क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल हुआ 50 डिग्री। पूछा क्या है उसने, एल एम के, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 + 50 100, तो 180 में से 100 घटा दो, 80 डिग्री आंसर आया। इसमें तुम लोग कहां फंस रहे हो, ऐसे क्वेश्चन मैंने इतने करा के छोड़ दिए भाई, इतने करा के छोड़ दिए। अगर तुम्हें ये 2 और 3 नहीं स्ट्राइक करता तो तुम्हें वो पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट पक्का स्ट्राइक कर जाएगा। क्या कहता है मेरा पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट, कि 2 6 8 और ये 8 16 के बराबर होना चाहिए था ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो 6 और 5 कितना 11 हो गया। तो इस वाली साइड को कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। यहां से भी तुम्हें दिख जाएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। याद है मेरी वो टिप जो मैंने बोला था, सब्जेक्टिव में मत दिखाना, अपने टीचर्स तक को मत दिखाना, डिप्रेस हो जाएंगे। क्या, सिमिलैरिटी या ट्राइंगल्स में याद है ये फंडा, 90 डिग्री दिखे तो ट्रिगो, बहुत प्यार से विजुअलाइज कर सकते हो तुम लोग। याद है ये वाली टिप, बोलो। इन फिगर लाइन ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अरे भैया cos थीटा निकालना है तो cos थीटा होता है z/this, कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा, तो भाई थीटा इसके बराबर कौन है, ये, तो c/b मेरे को बहुत इजीली दिख रहा है। बोलो बेस भाई। अब यार इस क्वेश्चन में अगर तुम 5 सेकंड भी लगा दो ना तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुम इस क्वेश्चन को 1-1 मिनट दे रहे हो ना बेटा, तो तुम्हारी तैयारी सच में सही डायरेक्शन में नहीं हुई है। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रटा है, कुछ नहीं समझा है, स्पून फीडिंग करी है, बस खुद से कुछ नहीं सोचा है। अब याद आया सुपर 500 में कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना, सोचना चालू करो, मेरा होमवर्क क्वेश्चंस देना। अब तुम लोगों को पता चल रहा होगा क्यों देता था मैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया c/b इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फंडेज ही फंडेज छुपे हुए हैं हर एक क्वेश्चन में। अब बोलो कहां पे तुम लोगों को फंडेज दिखाने हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और प्लीज उसको फंडेज मत बोला करो, उसको बोला करो कि सर विजुअलाइजेशन बेटर हो रही है, सर कॉन्सेप्ट को स्कैन करने की क्षमता बेटर हो रही है। 4 5 तो तीसरी साइड क्या होगी, 3, साइन की वैल्यू दी हुई है, तो 3 4 5 का मल्टीपल ढूंढ लो जल्दी से। 3 4 5 का मल्टीपल ढूंढ लो, 6 8 10। सोचने की भी जरूरत नहीं है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का, समझ रहे हो, 5 सेकंड का। चलो आगे बढ़ते हैं। The marks obtained by a set of students in an exam are recorded in grouped frequency table. The maximum number of students are found to be in the range. तो बेटा ये मेरी मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, ये मेरी मॉडल क्लास हो गई। If the number of students in the ranges before and after the 70 80 are equal, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
यहां पे तुम लोगों के दिमाग में चमक जाएगा अगर तुमने स्टैटिस्टिक्स पकड़ा है। मैंने मोड को क्या बोला था बेटा, मीडियन को क्या बोला था, मीन क्या बोला था, ये सेंटर्स ऑफ क्या होती हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। अब इस सेंटर पॉइंट के आगे पीछे वाली चीज अगर मैं इक्वल कर दूं, सेम कर दूं, तो आपकी कहानी सिर्फ और सिर्फ यहां से डिसाइड होने वाली है। क्योंकि सिमेट्री पकड़ी है तुमने, सिमेट्री पकड़ी है, तो तुम यहां से ना डायरेक्टली देख सकते हो तुम्हारा जो मोड आएगा ना वो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा। कहां होगा, इसके बीच में होगा। तो तुम्हारा जो थ्योरेटिकल मोड आएगा वो 75 आएगा। अगर तुम्हें ये चीज नहीं चमकती है, वैसे चमक जाएगी ये इक्वल शब्द पढ़ते, तो तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम्हारे मोड का फॉर्मूला क्या। चलो, तो अगर मैं मोड का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तुम लोग बोलोगे सर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय सर 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F1, है ना, और F2 सॉरी इनटू H। बोलो यही होता है, बोलो यही होता है फॉर्मूला। सबको याद है, सबको याद है ना भाई, बोल दो। तो अब बेटा तुम मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जब वो तुम्हारी आगे और पीछे की एक तरीके से रेंज को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वल बोल रहा है, तो क्या वो ये नहीं बोल रहा कि F1 और सॉरी F0 और F2 इक्वल है? इसका मतलब क्या तुम ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? जल्दी बताओ, क्या तुम ये चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो? बोलो जल्दी से। तो तुमको पता चला कि सर एक्चुअली कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि यार ये F0 और F2 इक्वल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? F0 इज इक्वल टू F2 हो चुका है। तो यार मेरे को सिंपल सी बात बताओ, इसको तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना, जो मैंने अभी लॉजिक लगाया ना तुम्हें दिखेगा। अब ये तुम्हें खुद दिखना चाहिए, F0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2F1, इसकी जगह F0 डाल दो तो माइनस ऑफ 2F0 हो जाएगा इनटू H। बोलो समझ आया? इनटू H। अब देखो F1 माइनस F0, 2 कॉमन निकालोगे तो कटेगा, तो L प्लस H/2 आएगा आंसर। लोअर लिमिट क्या है? 70 प्लस क्लास विड्थ क्या है? 10/2, आंसर क्या होगा? 75। गेम खत्म। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो यहां पे किस किस की कहानी फंस रही है भाई? ये चीज तुम लोगों ने की तो हुई है, फिर तुम लोगों को इसमें क्या खौफ आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, विजुअलाइज करो यार कि तुमको आगे और पीछे की कहानी सेम दे दी है, तो कहानी सिर्फ और सिर्फ इसके बीच की बची है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्लीज स्टैटिस्टिक्स को ना रटो मत, समझो। लेक्चर देखो मेरा जाके वन शॉट का। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। निहायत ही आसान सवाल है, लेकिन बच्चों को पता नहीं इसमें क्या हो गया। यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको 1 यूनिट वाला स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर लो 1 मीटर लो, आपकी मर्जी है। इसको इंस्क्राइब्ड किया है सर्कुलर सेक्टर में विद सेंटर O along with the above information which of these is sufficient to find the area of the sector POQ। तो यार मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहते हो तो आपको R और थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। बोलो सबसे पहले क्या चाहिए वो देखोगे ना तुम लोग, बहुत बेसिक सी बातचीत है, ऑब्वियस सी बातचीत है। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, सारा गेम विजुअलाइजेशन का, अगर मेरे को यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब मेरे को स्क्वायर की लेंथ दी हुई है, तो क्या डायगोनल में नहीं निकाल सकता? यही डायगोनल क्या आर नहीं है? बोलो हाँ या ना, क्या यही डायगोनल आर नहीं है? तो बस मेरे को रेडियस पता चल गया, अब जहां से मेरे को थीटा पता चल जाएगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं मिलेगा भाई, यहां से कैसे मिल जाएगा एंगल? मेरे को तो ये पूरा एंगल चाहिए ना भाई, पूरा एंगल चाहिए ना। रेडियस ऑफ सेक्टर POQ तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को ऑलरेडी पता है। आर्क लेंथ PQ, अगर मेरे को आर्क लेंथ PQ मिल जाती है, बिकॉज मेरे को रेडियस पता है, आर्क में भी क्या होता है यूज, रेडियस और थीटा। तो अगर मेरे को आर्क लेंथ पता चल जाती है तो मेरे को थीटा पता चल जाएगा सर, थीटा पता चल जाएगा तो मेरे को अपने आप ही एरिया ऑफ सेक्टर पता चल जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। अब जल्दी से बोलो यार, इस क्वेश्चन में मतलब तुम लोगों को 20 सेकंड से ज्यादा जेन्युइनली लगने भी चाहिए थे। 20 सेकंड, मैं जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे भी रहा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ की वजह से दे रहा हूं। तो यार तुम लोग 4 मिनट की जगह 6 मिनट में बना लो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सर क्वेश्चन टफ है या कुछ है, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं। इतना इजी सवाल है ना ये, इतना इजी सवाल है, अगर तुम इसको पढ़ते भी नहीं हो ना तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। सीक्वेंस होती है, फिबोनाची सीक्वेंस होती है, जिसमें ना
पहले वाले दो का जो सम होता है वो नेक्स्ट हो जाता है। तो 0+1 1, 1+1 2, 1+2 3 तुम लोगों को दिख रहा है। शोन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टर्म्स, ऐसा तुमने केस बेस्ड भी किया है। in a unit square grid the term, देखो the terms represent the side lengths of the square। ठीक है, मैंने क्या बोला था, तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा भाई। इंग्लिश अपनी अच्छी कर लो, अगर अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं करोगे, लैंग्वेज अच्छी नहीं करोगे, क्वेश्चन की सेंस नहीं समझ पाओगे। तो अब उसने ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यार जो ये छोटे वाले हैं ना, ये क्या है, 1 यूनिट वाले स्क्वायर हैं। जो ये बड़ा वाला बना ये 2 यूनिट का बना, उसके बाद ये 3 यूनिट का बना, उसके बाद ये 5 यूनिट का बना, जो अगला बनेगा वो 3+5 8 यूनिट का बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। साइड क्या हो जाएगी स्क्वायर की, 8 यूनिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोलो। तो अब तुम्हें ये क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा क्या, पूरे सर्कल का एरिया जिसका रेडियस 8 यूनिट हो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 64, 64 को बटा 4 कर दो, तुम्हारा क्या आएगा 16, 16 पाई तुम्हारा आंसर है। मतलब इतना ज्यादा उसने दे दिया है मामला, लेकिन क्वेश्चन यार ये पता है क्या है, तुमने वो एक वो सुना है, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक में। सिर्फ देखने में खतरनाक है, ह्यूज है, लेकिन है नहीं, अंदर का कंटेंट एकदम खोखला है। 20 सेकंड में ये क्वेश्चन बन सकता है अगर तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई करी है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें इतनी बेहतरीन अप्रोच सिखाऊंगा ना, तुम लोग बोलोगे कि सर वाह मजा आ गया, और ऐसी चीजें आपने ऑब्जेक्टिव फंडे में हम लोगों को सिखाई है कि तुम लोगों को एंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, तुम लोगों को ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करना है, बेटा यही कॉम्पिटेंसी है जो हर बच्चे को नहीं आएगी। इसलिए तुम वो 1% में आओ, मेहनत करो उसके लिए। shown below is a solid made by joining a right circular cylinder in a hemisphere of equal radius r centimeter. The total surface area of the solid is equal to the surface area of a sphere with twice the radius. अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में कैलकुलेशन करूंगा, जैसे तुम्हें करनी है, ध्यान से देखना। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जल्दी बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, बोलो जल्दी से, 3 उंगलियां उठाओ। 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच शुड बी इक्वल टू, दिमाग में बैठ गया, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच शुड बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह क्या डालना है, ट्वाइस द रेडियस। तो आर की जगह जब टलेगा 2r, तो 2r का स्क्वायर दैट मींस 4r का स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16 पाई आर स्क्वायर। तो चलो दिमाग में आ जाओ, कहां थे, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ है, 16 पाई आर स्क्वायर यहाँ है, माइनस ही होगा, दोनों का साइन सेम है, 13 पाई आर स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। 13 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तुम्हें एच निकालना है, लेकिन एच निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हें 13/2 दिख रहा है, तुम लोग इसको 2/13 भी करते हो ना, तुम्हें चमकेगा कि तुमने कुछ गलत किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो 13/2 की टर्म्स में ही आएगा। ढूंढो कहां पे दिख रहा है 13/2, 6.5 में दिख रहा है, क्वेश्चन खत्म। यहां पे तुम लोगों को कटिंग करने तक की भी जरूरत नहीं है यार, तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग में 13 और 2 दिखेगा। 13 और 2 क्या बना सकते हैं, या तो 26 बनाएंगे या तो 6.5 बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो दिख रहा है तुम्हें 6.5 ऑप्शन में, मारो और आगे बढ़ो। इस अप्रोच की बात करता हूं मैं, ये सिर्फ रॉकी भाई के स्टूडेंट्स कर पाएंगे यार। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। कॉस बाय साइन 1 बाय साइन, कॉस इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो क्या बचा 1 बाय कॉस, आंसर क्या आएगा सेक। अब उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं पाए, बेटा ये तुम जो पेन उठा के कर रहे हो ना, वो बाकी जनता दिमाग में कर ले रही है। तो फर्क है, और ये फर्क बेटा मेहनत से आया है। तुम लोग भी चाहते हो ये फर्क लाना, तो आई एम रेडी। आप लोग मेरे साथ मेहनत करो, आने वाले सेशंस में ये सब बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सेक थीटा। जेन्युइनली मैंने सुबह देखा पेपर, मेरे को 2-3 क्वेश्चन भेजे, मैंने बच्चों को सॉल्व करके बता दिए। उसके बाद सुबह देखा तो मेरे को समझ आया यार, मतलब जेन्युइनली तुम लोगों को अपनी विजुअलाइजेशन में, और जो मैंने चीजें बोली हैं, दोबारा एंड में बताऊंगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फिर आराम से सुनना, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। द हाइट्स ऑफ अ प्लांट इन दीप्ति, सिर्फ इकलौता 20 क्वेश्चन में से ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को पेन उठाने की जरूरत पड़ सकती है, पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, हाइट्स ऑफ प्लांट इन दीप्ति गार्डन आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल गिवन बिलो। द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 सेंटीमीटर, मतलब ये रही बेटा मेरी मीडियन क्लास, एमसी। एमसी मींस मीडियन क्लास, नथिंग एल्स, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यार देखो, तुमको पता है मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जिसमें तुम 60 सेकंड लोगे, 7 सेकंड के 70 भी ले लो, कोई बात नहीं, अलाउड है, लेकिन सही करना, ठीक है। तो चलो करना चालू करते हैं। 2x प्लस 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रो लिख रहा हूं, 2x 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 प्लस 8 12, 6x प्लस 12 प्लस 4 6x प्लस 16। बेटा एंड में जो होता है वही मेरा n होता है, जल्दी बोलो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 करोगे तो इसको डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 3x प्लस 8। ठीक है, चलो 3x प्लस 8 आ गया। अब देखो सारी की सारी कहानी हम लोग कैसे करते हैं। फॉर्मूला तुम लोगों को पता है ना, फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मुझे याद है फॉर्मूला, तो तुम्हें तो पक्का याद होगा। तो भाई मीडियन क्या होता है हमारा, L प्लस, अंदर बड़ी प्यारी सी चीज आती है सर, क्या आती है, n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। यही फॉर्मूला है, मीडियन तुम्हें गिवन है, डाल दो 55 इज इक्वल टू लोअर लिमिट। यहां पे इकलौता क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और मैंने पहले भी बताया था ये क्वेश्चन चाहे सरफेस एरिया वॉल्यूम का भी हो सकता है, तो उसमें तुम लोगों को फंडा दिख जाएगा। लेकिन अगर मेन मीडियन का क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन दिया तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर वो ऐसा डाल भी देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो फूट ही रहे ना। तो लोअर लिमिट क्या है बेटा, मीडियन क्लास की 40 प्लस n/2 क्या है बेटा, 3x प्लस 8। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहां पे, प्लीज ध्यान से देखना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं हम लोग, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो आपकी मिडिल क्लास है उससे पहले वाली। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी लेंगे जो आपकी मिडिल क्लास है उसकी, दैट इज 4x इनटू हाइट कितनी है बेटा, मतलब विड्थ कितनी है मेरी 20। तो देखो ये यहां पर आएगा 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x दैट इज x, और ये हो जाएगा बेटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 से ये जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पे इंटू 5। तो बेटा 5 से ये जाएगा 3 में, तो x प्लस 4 बटा x, तो ये यहां पर आएगा तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आएगी 2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये एक लौता क्वेश्चन है, देखो मैंने भी 1 मिनट लिया है, तो तुम लोग भी 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बोल कंटेन्स 3 रेड एंड 2, भाई बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। रेहुई वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल, which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। अगर बेटा वो रेड की क्वांटिटी बढ़ाएगी तो ऑब्वियस सी बात है रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत लॉजिकल बात है, तुम्हें सोचना भी नहीं है इसके ऊपर, दिमाग में अपने आप ही सही फील हो जाएगा। ये रियल लाइफ से इसको रिलेट करके देखो। अगर तुम अपने डिनोमिनेटर को कम कर दोगे, मतलब मान लो जैसे अगर तुम 3 और 2, तो तुम्हारे को पता है 3/5 तुम्हारी रेड की प्रोबेबिलिटी है। अगर तुम न्यूमरेटर को यहाँ पे बढ़ाते हो तो अपने आप ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम ब्लू मार्बल को निकालोगे तो अपने आप ही रेड की संख्या ज्यादा दिखने लगेगी ना भाई, है ना। अगर ये विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो चले जाओ मैथ्स के पास, लेकिन मैथ्स के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले तुम्हारी थी 3/5, अगर तुम एक रेड मार्बल को ऐड कर देते हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 4 बटा, जल्दी बोलो 4 बटा, एक नीचे भी बढ़ेगा या 5 लिख दोगे, 6, दैट इज 2/3, और यहां आ रहा है 3/5। देख लेना कौन सा बड़ा नंबर है। और मैं तुमको एक दोबारा टिप देता हूं, जब तुम्हें फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना हो ना, उसके डिनोमिनेटर को सेम बना दिया करो, इसको इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो ये क्या है 9/15, ये क्या है 10/15। कौन बड़ा होता है 10/15, मतलब पहला वाला सर जो आपने फील कराया वो हमने मैथ्स में भी देख लिया। रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, तो चलो ये भी फील करा देता हूं तुम्हें। 3/5 थी पहले, बाद में क्या हो जाएगी अगर मैं एक ब्लू मार्बल को कर देता हूं 3/4। तुम्हें यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि सर आपका जब डिनोमिनेटर छोटा हुआ है तो फ्रैक्शन अपने आप ही बड़ा हुआ होगा ना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सही है, तो 1 और 2 सही है। एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल, अगर आप एक रेड बढ़ा देते हो और एक ब्लू बढ़ा देते हो तो क्या गेम होगा बेटा। तो मेरी 3/5 से, देखो यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा कि फ्रैक्शन को आपको कंपेयर कैसे करना है। जिसको ये आता है वो इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में फोड़ देगा। तो एक आप बढ़ा दो यार रेड बॉल, तो 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 7, क्योंकि 2 बॉल्स बढ़ेंगी, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो देखेंगे। कैसे सर, आपने बताया कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, लो बना दिया। तो ये 21/35
20/35 कौन बड़ा है? पहले वाला, मतलब इससे ने मेरी प्रोबेबिलिटी को नहीं बढ़ाया, इसने भी बढ़ाया, इसने भी बढ़ाया, बहुत लॉजिकली दिख रहा था। इसमें मैं मैथ्स नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इसमें मैं मैथ्स लगाऊंगा ताकि मेरा आंसर गलत ना हो। तो इन दोनों को मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूं, पक्का सही है। तीसरे वाले को मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा मैथ्स लगा के, लेकिन मैथ्स इतनी शानदार है, कैलकुलेशन इतनी शानदार है कि 10 सेकंड में मिल जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1 and 2। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजाक क्वेश्चन है, मजाक क्वेश्चन। 2 इज अ प्राइम नंबर। आंखें बंद करके युगांडा का बच्चा, अफ्रीका का बच्चा भी बोलेगा सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें पूछ रहे हो यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? 2 प्राइम नंबर है या नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो ये करेक्ट है। द स्क्वायर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। द स्क्वायर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो यार अगर मैं तुमको पूछूं कि √63 एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं है, बताओ जल्दी। एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं है, जल्दी से बताओ, बोलो। √63 पे तो हम लोग बहुत आगे चले गए यार। √8 के बारे में इसका स्क्वायर करोगे तो क्या तुम लोगों को एक प्राइम नंबर मिलेगा? तो तुम्हें पता चलेगा कि सर ये क्या वाहियात बात लिखी हुई है। और जहां पे तुम्हें एक सही एक गलत दिखे, फटाफट देख लो। A is true, reason is false. Two statements are given below. One again, the origin is the only point equidistant from 2,3 and -2,3. 2,3 वहां, -3,3 यहाँ, 2 - 2 3 - 2 0,0 ओरिजिन पे लाई करेगा और इसके एकदम मिड पॉइंट में होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। लेकिन क्या ये इकलौता पॉइंट है? कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला सिखाया है ना, लगा फंडा, तो तुमको देखते ही पता चल जाएगा सर ये बात गलत लिखी हुई है। ओनली पॉइंट नहीं होगा, हाँ एक इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट होगा, लेकिन ये ओनली पॉइंट नहीं है सर। ऐसे इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं भाई, इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं। तो तुम्हारे को जब एक गलत मिल गया, दूसरे को चेक भी नहीं करना है, अपने आप ही तुम लोग क्या बोलोगे? सर इसका आंसर डी हो जाएगा। ये स्मार्ट अप्रोच है कि सर जब पता चल गया ऑप्शंस किस तरीके से सेट हैं और एक चीज मैंने पकड़ ली है, उसकी नब्ज मैंने पकड़ ली, तो दूसरी चीज में मैं टाइम क्यों बर्बाद करूंगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो स्टार्टिंग से, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट और दूंगा तुम लोगों के, लेकिन तुम लोगों को ना अब मैं फील कराऊंगा कि जो हमने साथ में मेहनत करी है ना बेटा, वो मेहनत का रिजल्ट तुम लोगों को दिख रहा है इन पेपर्स में, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं एक फैक्ट भी बताऊंगा। ये चीज ग्राफिकल मेथड से तुम लोग बहुत इजीली फोड़ सकते हो, जिसको ग्राफ विजुअलाइज हो जाएगा। ग्राफ के मैंने सारे क्वेश्चंस कराए। दिस क्वेश्चन इज प्योरली विजुअलाइजेशन, नथिंग एल्स, ठीक है? हर क्वेश्चन में मैं अपना फंडा दिखा रहा हूं। दिस इज एनालिटिकल, मैंने बताया था एनालिटिकल तरीका, जाके देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल जाएगा, ठीक है? यहां पे प्रॉपर ग्राफ की विजुअलाइजेशन तुम लोगों को, और जो मैंने टिप दी थी वो यूज हुई है कि जब भी साइन का क्वेश्चन आए तो ग्राफ और समर प्रोडक्ट के पास चले जाओ, ठीक है? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, रेशो वाला फंडा याद है, रेशो वाला फंडा प्लस कैसे आप मेंटल मैथ को यूज कर रहे हो, यूज हो रहा है। सारे के सारे फंडे लिखवा रखे हैं, 6 फंडों में से आ रहे हैं। यहाँ पे यार तुम लोगों को सिमिलैरिटी ऐसे छपी हुई दिखेगी ना तुम लोगों को आंखों में। डायग्राम ही इतना खूबसूरत दिया हुआ है यार कि स्ट्राइक कर जाएगा। सर डी निकालना है, लो P/P+7 शुड बी इक्वल टू R/D, खत्म क्वेश्चन। चलो इसके बारे में यार, ये तो क्वेश्चन के बारे में शायद ये बात भी करना डिजर्व नहीं करता, इतना आसान सवाल है। ये वाला क्वेश्चन में तुम लोगों को विजुअलाइज करना पड़ेगा कहानी को, और वहां पे तुम लोगों को समझ आएगा कि कैसे तुमने सिमिलैरिटी, कैसे तुमने बीपीटी, कैसे तुमने मेरे वो वाले कॉन्सेप्ट्स को सुना है कि जब तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखें तो ट्रिगो से भी बना दूंगा मैं ये वाला क्वेश्चन चुटकियों में। ट्रिगो से भी मैं ये वाला क्वेश्चन, अगर तुम चाहते हो कि सर ट्रिगो से इस वाले क्वेश्चन को बनाओ तो अभी बना के दिखा देते। बोलो बनाऊं? चलो तुम्हें चाहिए पीई ना, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देखो अब ये एक ऐसी लाइन है, जो ये वाली लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, दैट मींस आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। बोलो हाँ या ना? लो ट्रिगो घुसा देता हूँ, एक और फंडा घुसा देता हूँ, देखो तो अपोजिट साइड दैट इज 4/6 शुड बी इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज 3/what, जो आपको निकालना है पीई। तो पीई की वैल्यू क्या आएगी यहां से बताओ? 18/4 दैट इज 4.5, और यही हमने निकाला था। लेकिन यहाँ पे ट्रिगो से बेटर और है कि आपको मैंने जो सिखाया था कि कैसे आप बीपीटी को विजुअलाइज कर सकते हो इक्वल डिस्टेंसेस की तरह, तभी आपकी ये लाइंस पैरेलल हो रही हैं, क्योंकि ये जो है ये प्रोपोर्शनेट डिस्टेंसेस हैं। तुम लोगों ने पढ़ी भी है इंटरसेप्ट थ्योरम,
अगर पढ़ी है तुमने तो तुम्हें वहां से क्वेश्चन आए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखना एक बार जाके, सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में जो मैंने करवाया भी है इंटरसेप्ट थ्योरम पे। जब तुम्हें लाइन जैसे पैरेलल दिखे ना, तो जो ये डिस्टेंसेस होते हैं, जो ये यूनिट्स होते हैं, ये प्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट होते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तमीज का क्वेश्चन बोलूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में बोलूंगा कि शायद तुम लोगों को 30 से 35 सेकंड लग जाएगा ये रियलाइज करने में कि यार ऑप्शंस को यूज कर लेता हूं, लेकिन स्मार्ट बच्चे इसमें ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, निहायत ही इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो पढ़ाया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आज फंडा पढ़ाया है स्पेशली, भाई साहब प्रॉपर विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। मतलब 10 सेकंड का आंसर नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग अगर वो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो पक्का ये विजुअलाइज कर लोगे कि सर मोड के फॉर्मूले में F1 और F0 आगे, और F1 और F2 आगे और पीछे की कहानी तो होती है, तो आगे और पीछे की कहानी इक्वल है, मतलब F0 और F2 इक्वल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो इन सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अब ना मैं तुम लोगों को ना एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब अभी तक तुम लोग बैठे हो ना, तो तुम लोगों को एक फायदा होगा। अगर मैं यहां पे डालता हूं बेटा सीबीएसई एडिशनल पेपर, ठीक है, सीबीएसई एडिशनल पेपर, ठीक है, तो तुम लोगों को ये पहले वाले लिंक पे ये पेपर दिखेगा। ये पेपर हम लोगों ने अभी किया है, इसके ऑब्जेक्टिव एक बार ना तुम लोग ना 2021 के एडिशनल पेपर को खोल के देखो। ठीक है, 2021 के जब तुम एडिशनल पेपर को खोल के देखोगे ना, तुम्हें अपने आप दिखेगा कि सर ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। देखो जैसे क्वेश्चंस अभी तुमने करे हैं वैसे ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है ना। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है सारे के सारे, मैक्सिमम तुम्हें डायग्राम्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक बारी ना इस वाले पेपर को ना, जो तुम्हारा पेपर आया था एक्चुअल में, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड आया था, बेसिक आया था, उसको ना कंपेयर कर। ठीक है, तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा मैं क्या बात करने वाला हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो एक्चुअल पेपर आएगा ना वो इससे और हल्का आएगा, इससे और, मतलब ये तो हल्का है, इससे और हल्का आएगा, आई कैन गारंटी दैट। लेकिन मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर ऐसा आ गया पेपर तो भी मैं फोड़ दूंगा, इससे इजी आया तो भी फोड़ दूंगा, सर इससे एक लेवल ऊपर आया ना तो भी फोड़ दूंगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम है नहीं आएगा मुश्किल। अगर तुमने एनसीईआरटी को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज किया है, स्कैन किया है, हर प्रॉब्लम एनसीईआरटी पे बेस्ड है बच्चों। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम 10th लेवल पे नहीं पढ़े हो, कुछ भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, एक भी कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन नहीं है। तुम लोगों को बोला सीबीएसई ने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पढ़ना तो क्वेश्चन नहीं डाला, देख लो, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हें ये पेपर जेन्युइनली विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है तो देयर इज अ विजुअलाइजेशन गैप, और वो तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा। वो विजुअलाइजेशन गैप, वो कॉन्सेप्ट को स्कैन करने का गैप हम लोग साथ में मिलकर अच्छा कर लेंगे। उसके लिए मैं फ्यूचर में सेशंस लाने वाला हूं, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ रेगुलरली जुड़ो। अगर ये जो फंडेज मैंने बेटा, तुम मार्केट में ना कोई सा भी, बहुत लोग कराएंगे अभी क्वेश्चन बैंकर, अलग अलग तुम्हारे ऑफलाइन के टीचर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स करवाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर तुम्हें कोई प्रेजेंट कर देना ये 20 क्वेश्चंस, मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो मेरा नाम बदल देना। चलो बाय बाय बच्चों, इतना ही आप लोगों को कहना था। बाकी कॉन्फिडेंस को हाई रखो, मेहनत को हाई रखो, और मेहनत अब डबल करनी है। बाय बाय, जय हिंद बच्चों।